नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव। टैक्स कैसे बचे और इसे बचाने में कोई गलती ना हो, ये हम सभी की उधेड़-बुन रहती है। और आपके इसी टेंशन को कम करने के लिए हमारे टैक्स एक्सपर्ट्स टैक्स के हर पहलू को आपको बहुत ही बारीकी से समझाते हैं ताकि आप सही टैक्स भरें। देश के चुनिंदा टैक्स एक्सपर्ट्स टैक्स गुरु में टैक्स कैलकुलेशन से लेकर टैक्स के कठिन नियमों को आसान बनाते हैं। और आज इसमें मेरी मदद करने वाली है हमारी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, वेलकम टू द शो। बहुत सारे हमारे पास आपके लिए सवाल हैं, लेकिन उससे पहले बताते हैं आज किन टॉपिक्स पर हम फोकस करने वाले हैं। अगर 120 दिन के अंदर आप ITR वेरीफाई करना भूल गए हैं तो इस भूल को कैसे सुधारें, क्या करें, जानेंगे तरह तरह की टैक्स नोटिस के बारे में और इनका आपको कैसे जवाब देना है। तो सावधान कीजिए टैक्स नोटिस के भूत का। और क्या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के डिपॉजिट पर मिलेगा ETC का फायदा। तो इन तमाम टॉपिक्स पर रहेगी नजर, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया की। एक शर्त होती है कि आप इसे वेरीफाई करें और इस स्टेप के बिना आपके रिटर्न को पूरा नहीं माना जाता है। लेकिन 120 दिन के अंदर अगर आप ये काम करना भूल गए हैं तो क्या होगा आगे, क्या रास्ते हैं आपके पास? गौरी, 120 दिन के अंदर अगर रिटर्न वेरीफाई नहीं किया है तो अब क्या किया जा सकता है? भूल गए, वो डेट मिस हो गई, अब क्या करें? देखिए प्रियंका, ऐसा होता है कि अगर आपने विद इन 120 डेज ऑफ फाइलिंग रिटर्न को वेरीफाई नहीं करा तो वो रिटर्न आपकी प्रोसेस ही नहीं होगी और उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने ड्यू डेट लास्ट डेट पे भी रिटर्न भरी है उनके भी अब 120 डेज तो ख़त्म हो चुके हैं। तो अब वो एक काम कर सकते हैं कि वो ऑनलाइन जाके एक कॉन्डोनेशन फाइल करें, जिसके लिए उनको माय अकाउंट में जाके सर्विस रिक्वेस्ट में न्यू रिक्वेस्ट सिलेक्ट करके कॉन्डोनेशन फाइल करना होगा। उसमें कुछ रीजंस ऑलरेडी दिए होते हैं, जैसे कि आपको इस प्रोसेस के बारे में नहीं पता था या आपने ITR तो भेजी थी लेकिन वो शायद CPC बैंगलोर पहुंची ही नहीं और कुछ कारण दिए होते हैं। उनमें से कोई है तो आप उनको सिलेक्ट करें। अगर उनमें से कोई कारण नहीं है तो आप अदर्स सिलेक्ट करके नीचे कमेंट बॉक्स आ रहा होता है, उसमें आप अपना जो रीज़न है वो एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, डिपार्टमेंट के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि वो आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले जो है वो एक्सेप्ट करे। तो आप जितना जल्दी फाइल करेंगे और डिपार्टमेंट के एंड से उसको एक्सेप्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उतनी ही इंक्रीज़ हो जाती है। और कई केसेस में ये भी देखा गया है कि आपने अगर फिजिकल जो आपकी ITR-V की कॉपी साइंड बैंगलोर भेजी है, अगर विद इन आफ्टर 120 डेज भी भेजी है तो वो एक्सेप्ट हो जाती है। कई केसेस में, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सेप्ट होगी। तो अगर आप फिजिकली भेज रहे हैं तो आप साथ में एक मैनुअल कॉन्डोनेशन लिख के भेज दीजिए कि आप माफ़ी चाहते हैं कि आपसे डिले हुआ है और आप उसको पोस्ट करा दीजिए, स्पीड पोस्ट करा दीजिए और हो सकता है कि वो रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट हो जाए। क्योंकि अगर अब वो एक्सेप्ट नहीं होती तो आपके ऊपर आफ्टर दिसंबर 10,000 की पेनल्टी है अंडर सेक्शन 234F। ओके, तो माफी मांगनी होगी, लेकिन इनकम टैक्स विभाग पर है कि वो आपकी इस माफी को मानता है या नहीं, और नहीं मानता है तो 10,000 की पेनल्टी आपको अदा करके रिटर्न भरना पड़ेगा। फिर से मेरठ से प्रमोद कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। नमस्ते प्रमोद जी, स्वागत है आपका टैक्स गुरु में। कैसे मदद करें आपकी? नमस्ते मैडम, मैंने US इक्विटी फंड में निवेश किया है, तो अगर मेरे को प्रॉफिट होता है तो टैक्स कैसे लगेगा उस पर, और कहाँ पर लगेगा? अमेरिका में लगेगा या यहाँ लगेगा इंडिया में? ठीक है प्रमोद जी, ऐसा है कि आपने क्योंकि US इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करा है तो इंडिया में किसी भी फंड को इक्विटी ओरिएंटेड फंड कहने के लिए उनके पास 65% से ज़्यादा डोमेस्टिक इक्विटी होल्डिंग होनी चाहिए। क्योंकि आपने US इक्विटी में इन्वेस्ट करा है तो डेफिनेटली इंडियन इक्विटी की होल्डिंग 35 से तो उसमें 35% से कम ही होगी। तो इसको हम इक्विटी ओरिएंटेड फंड इंडिया में नहीं मानेंगे। तो आपकी जो टैक्सेबिलिटी है वो डेट फंड के हिसाब से हो जाएगी। अगर लॉन्ग टर्म है तो आप इस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं और शॉर्ट टर्म है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होगा। और जहाँ तक बात है कि आपको टैक्स कहाँ देना है, इंडिया में या US में, तो आपको US का लॉ देखना होगा और इंडिया में आपको अंडर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट उसका बेनिफिट मिल जाएगा। और अगला सवाल जो हम लेने वाले हैं उसे दो हिस्से में हम बांटने वाले हैं। गौरी जी, विनोद जी का ये सवाल है और ये एक सरकारी कर्मचारी हैं। हर महीने 50,000 रुपए इन्हें सैलरी मिलती है। साथ ही में शेयर मार्केट से ये ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं जिससे कि 1,40,000 का इन्हें मुनाफा हुआ है। तो जानना चाहते हैं कि इस ट्रेडिंग से जो इनको मुनाफा हुआ है, कमाई हुई है, इस पर टैक्स कैसे अदा करें? ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। और इनके सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहते हैं, सालाना जो है 66,000 रुपए किराया दे रहे हैं बिना रेंट अग्रीमेंट दिए। क्या किराए पर टैक्स छूट ले सकते हैं विनोद जी?
ठीक है, विनोद जी के लिए पहले सवाल का जवाब ये है कि जो वो ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको हम बिज़नेस इनकम मानते हैं, तो उसको वो बिज़नेस इनकम दिखाएंगे अपनी आईटीआर में। अभी जो फॉर्म्स अवेलेबल हैं उसके हिसाब से वो आईटीआर 3 भर सकते हैं, और जो क्योंकि वो बिज़नेस इनकम है तो वो कुछ खर्चे भी क्लेम कर सकते हैं जो उन्होंने इस प्रॉफिट को कमाने के लिए करे हैं, जैसे कोई ब्रोकरेज दी है या ऐसा जो भी खर्चा होता है वो माइनस करके प्रॉफिट पे टैक्स देंगे। जो दूसरा सवाल है कि वो रेंट पे कर रहे हैं, उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं बिना रेंट एग्रीमेंट के, तो देखिए आप बिना रेंट एग्रीमेंट के लिए के बेनिफिट तो ज़रूर ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास रेंट रिसीट्स हैं और आपकी जो ट्रांजैक्शन हुई है वो बिल्कुल जेन्युइन है, चेक से पेमेंट हुई है और लैंडलॉर्ड ने उसको अपनी इनकम में इंक्लूड करा है। बेसिकली जो ट्रांजैक्शन है वो बिल्कुल जेन्युइन है। अगर ऐसा है आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं, बट इट इज़ एडवाइजेबल कि आप रेंट एग्रीमेंट भी बनवा लीजिए क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होगा। अगला सवाल एस रूपचंद जी का है। रूपचंद जी जो है अभी रिटायर हुए हैं, एक निजी कंपनी में काम करते थे। इनका बेटा और ये खुद 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। इनकी जो पत्नी है उनकी उम्र 56 साल है और वो 20% के टैक्स ब्रैकेट में आती हैं। टैक्स बचत के लिए HUF क्रिएट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं गौरी क्या सही होगा HUF क्रिएट करना टैक्स बचाने के लिए, क्या प्रोसेस होगा, अगर आप इनकी थोड़ी मदद कर पाएं। ठीक है रूपचंद जी, वैसे देखिए ऐसा होता है कि जब किसी की शादी होती है तो HUF अपने आप एग्जिस्टेंस में आ जाती है, बट इनकम टैक्स एक्ट के लिए आपको पैन कार्ड अप्लाई करना होगा, जिसके लिए आप NSDL की वेबसाइट पे जाके फॉर्म 49A भर सकते हैं, जिसकी बहुत नॉमिनल सी फीस होती है। उसके बाद आप एक लीगल डीड भी बना सकते हैं जो कंपलसरी नहीं है, बट उसके बाद आपको एक बैंक अकाउंट ज़रूर खुलवाना होगा HUF के नाम पे, क्योंकि आप अपने घर में सबसे बड़े हैं तो आप इस HUF के कर्ता होंगे, और जो आप HUF बनाएंगे उसका जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख ही होगी, चाहे आप सीनियर सिटीज़न हैं। कर्ता की एज से जो HUF की स्लैब रेट होती है वो नहीं बदलती। और देखिए आपके जो HUF है उसमें कुछ क्लबिंग के प्रोविजंस आते हैं। अगर आप अपने रिलेटिव्स यानी कि जो आपके मेंबर्स हैं उनसे गिफ्ट्स लेते हैं तो आप जब गिफ्ट लेंगे वो आप नॉन रिलेटिव से लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप अपने ही रिलेटिव्स अपने ही मेंबर्स से गिफ्ट ले रहे हैं तो वहाँ पे क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। चलिए, तो रूपचंद जी उम्मीद करते हैं आपको मदद मिली होगी। वैसे हम टैक्स गुरु में HUF के बारे में बहुत सारी बातें करते रहते हैं, अगर कुछ और क्लैरिटी चाहिए होगी तो आप जरूर हमें फिर से लिखिएगा। मुंबई से HS कामत अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर कामत, स्वागत है आपका टैक्स गुरु में। आज मेरे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। पूछिए अपना सवाल। आप दोनों को नमस्कार। मुझे 3 साल पहले मेरे दादाजी का विल के माफिक एक एग्रीकल्चरल प्लॉट मिला था। मैंने उसको 2 महीने पहले रेसिडेंशियल प्लॉट कन्वर्ट करके 25 लाख में बेचा। मेरे दादाजी ने 50 साल पहले ये प्लॉट खरीदा होगा, किंतु इसका सेल या परचेज डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है। 2001 में इसका दाम 3 लाख और इंडेक्सिंग के बाद आज उसका दाम 5 लाख हो जाता है। मैं इसको मेरा HUF रिटर्न्स में दिखाना चाहता हूँ। मुझे इसमें कैपिटल गेन्स टैक्स कितना देना पड़ेगा और HUF को इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट मिलेगा या नहीं? थैंक्स। आपका ये जो लैंड था ये एग्रीकल्चरल लैंड था? हाँ, पहले एग्रीकल्चरल लैंड था और उसको 3-4 साल पहले कन्वर्ट किया था वो रेजिडेंशियल। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो लैंड था वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही थी जो आपने सेल करी है? हाँ हाँ हाँ, अभी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। जब सेल की तब रेजिडेंशियल लैंड हो गया था, इन्होंने कन्वर्ट किया था। पहले ये एग्रीकल्चरल के दायरे में आता था, कन्वर्ट किया था। जब सेल की तो उसकी जो स्टेटस थी वो रेजिडेंशियल। कामत जी, ऐसा है कि आपको इस पे कैपिटल गेन टैक्स देना होगा क्योंकि ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, और इसके लिए आप अपनी HUF में बिल्कुल दिखा सकते हैं और आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी ज़रूर मिलेगा। अगर आप टैक्स सेव करना चाहते हैं तो आप सेक्शन 54 के अंडर आप टैक्स सेव कर सकते हैं, जिसमें आपको एक और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी होगी, या तो 1 साल पहले या 2 साल बाद, और अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो 3 साल बाद में आपको कंस्ट्रक्ट करनी होगी। और इसके अगर आप प्रॉपर्टी भी नहीं खरीदना चाहते तो सेक्शन 54 EC के अंडर आपको स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करके कुछ टाइम के लिए रखना होगा, तब भी आप कैपिटल गेन बचा सकते हैं। तो कामत जी, आपका टैक्स बचेगा 54 EC में निवेश करके भी, इसका ख्याल आप रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे और ब्रेक के बाद टैक्स नोटिस उड़ा सकती है आपकी नींद, लेकिन अगर आप जानते हैं कि इनका जवाब कैसे दिया जाए तो दिक्कत होगी कम, और आगे हम इन टैक्स नोटिस के बारे में ही समझने वाले हैं। वेलकम
बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारी कोशिश होती है कि आपके टैक्स से जुड़े सभी सवालों का जवाब हम आपको दे सकें और आपकी उलझन को करते हैं काम। एक उलझन जो किसी भी टैक्स पेयर को हो सकती है वो है कि अगर उसे कोई टैक्स का नोटिस मिल जाए, और आज इसी घबराहट को हम कम करने वाले हैं क्योंकि मेरे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, पहले तो ये बताइए कितने तरह के टैक्स नोटिस हैं जो मिल सकते हैं और टैक्स नोटिस देख करके घबराने के बजाय उसे कैसे हैंडल करना है ये समझाइए। ठीक है प्रियंका, ऐसा होता है कि वैसे अब जैसे रिटर्न प्रोसेसिंग का टाइम आ चुका है और यूजुअली इस टाइम तक देखा गया है कि रिटर्न्स प्रोसेस हो चुकी होती हैं, तो अब नोटिसेज आने का टाइम है। तो वैसे तो बहुत सारे नोटिसेज आ सकते हैं, बट जो मेनली जो लोगों को नोटिसेज आते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला नोटिस आता है अंडर सेक्शन 143(1), जो वैसे नोटिस नहीं होती, ये एक इंटीमेशन होती है और ये यूजुअली सबको आती है। अगर आपका रिफंड है तो ये आपको ज़रूर आएगी, और कुछ और केसेस में भी आती है, जैसे कोई मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है या आपने कोई अरिथमेटिकल एरर करा है तो ये आपको इंटीमेशन आ सकती है। अगर आपको रिफ़ंड प्रोसेसिंग का इंटीमेशन आया है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिफ़ंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपने कोई और आपको अरिथमेटिकल एरर या मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है और उसके लिए अगर आपको ये इंटीमेशन आई है तो आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। फिर एक नोटिस आता है सेक्शन 142(1) में, जिसमें अगर तो आपने अपनी रिटर्न ही नहीं भरी है तो आपको एओ आपको 142(1) में बोल सकता है कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें, या आपसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। अगर आपको रिटर्न फाइलिंग के लिए नोटिस आया है, आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी। अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं तो आपको वो ले जाके दिखाने होंगे। एक और जो नोटिस आता है 143(2) में, जो स्क्रूटनी असेसमेंट होता है, ये थोड़ा सा खतरनाक होता है क्योंकि इसमें पार्शियल और फुल स्क्रूटनी हो सकती है, जिसमें आपके सारे खाते मंगाए जा सकते हैं। इस केस में अब ई स्क्रूटनी होती है, अदरवाइज़ आपको पर्सनली डिपार्टमेंट विजिट करके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाके दिखाने होते हैं। उसके बाद एक जो नोटिस आ सकता है वो है अंडर सेक्शन 156, जिसमें अगर आपकी कोई डिमांड असेसिंग ऑफिसर ने निकाली है, जैसे इंटरेस्ट पेनल्टी या कोई टैक्स आपने कम पे करा है, तो वो डिमांड अराइज हो सकती है। उस केस में आप ऑनलाइन जाके अपना जब आप नोटिस देखेंगे वहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे होंगे कि आप इस डिमांड से अग्री करते हैं, या आप इस डिमांड से पार्शियली अग्री करते हैं, या ये जो डिमांड है आप इससे टोटली डिसअग्री करते हैं। अगर आप इस डिमांड से अग्री करते हैं, आप अग्री पे क्लिक करके उसको पे कर दीजिए। अगर आप डिसअग्री करते हैं, डिसअग्री क्लिक करके आप छोड़ दीजिए उसको, और कुछ टाइम के बाद आप उसका स्टेटस चेक करिए कि क्या असेसिंग ऑफिसर ने आपका जो डिसअग्रीमेंट है उसको एक्सेप्ट करा है या नहीं करा है। उसके अलावा जो एक सेक्शन में नोटिस आ सकता है वो है सेक्शन 245 में, जिसमें अगर किसी पिछले साल की डिमांड आपकी अनपेड रह गई है और इस साल में आपका कोई रिफ़ंड था, तो डिपार्टमेंट आपका वो डिमांड इस साल के रिफ़ंड से एडजस्ट करने के लिए आपको इंटीमेशन देगा। अगर आप इस नोटिस का रिप्लाई विदिन 30 डेज़ नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वो रिफ़ंड से एडजस्ट हो जाएगा। अदरवाइज सेम प्रोसीजर है, आप उस डिमांड से अग्री करते हैं तो आप अग्री पे क्लिक कर दीजिए, वो आपका वो हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। और अगर आप डिसअग्री करते हैं तो फिर कुछ दिन बाद आप नोटिस अपना ऑनलाइन जाके चेक करेंगे कि वो एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं। यानी बहुत ज़रूरी है कि किस सेक्शन के तहत ये नोटिस मिल रहा है, इसे समझिए और फिर तय कीजिए इसका जवाब कैसे देना है। घबराइए बिल्कुल भी नहीं। और अब निखिल शर्मा की समस्या हम दूर करने वाले हैं। इनके पिताजी ने हाल ही में एक 2 BHK फ्लैट जो है 22,50,000 में बेचा है। इस डील से इन्हें करीब 5 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है। तो निखिल जानना चाहते हैं कि क्या इस मुनाफे पर टैक्स बचाया जा सकता है। साथ ही निखिल अपने नाम पर एक प्रॉपर्टी खरीदने की तैयारी में है और जिसके लिए वो लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन पूछ रहे हैं कि क्या लोन लेने की जगह वो अपने पिताजी से लोन ले सकते हैं इस फ्लैट के लिए, और इस राशि को लेने पर क्या पिताजी पर टैक्स की कोई देनदारी तो नहीं बनेगी। और ये भी बता रहे हैं निखिल, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है गौरी कि ये निखिल जी का पहला घर होगा और ये प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के जरिए इसे लेने वाले हैं। ठीक है निखिल, पहले तो आपके पिताजी को इस 5 लाख पे टैक्स बिल्कुल देना होगा। अगर ये टैक्स बचाना चाहते हैं तो अभी जैसे हमने पहले भी 2 सेक्शंस बताए, सेक्शन 54 जिसमें आपको 1 साल पहले या 2 साल बाद में घर खरीदना होता है, या विदिन 3 इयर्स कंस्ट्रक्ट करना होता है, इस सेक्शन में आप बचा सकते हैं, या 54 EC जिसमें स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में आपको कुछ समय के लिए इस राशि को रखना होगा। इन 2 सेक्शंस के अंडर आप टैक्स बचा सकते हैं। अगर वो आपको कुछ पैसा देते हैं घर खरीदने के लिए तो देखिए उनके ऊपर कोई टैक्स की देनदारी नहीं है और आपके ऊपर भी नहीं है अगर ये गिफ्ट है। अगर वो लोन की तरह देते हैं और आप उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उस इंटरेस्ट पे उनको टैक्स देना होगा।
और जहाँ तक आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फुलफ़िल करनी होंगी, जिसमें एक मेजर कंडीशन ये है कि आपके घर में किसी भी मेंबर के पास कोई घर ना हो ऑलरेडी। अगर आपके फादर के पास ऑलरेडी घर है तो शायद आप इस योजना में नहीं घर ले सकते, और यहाँ पे एक फीमेल मेंबर का होना भी साथ में ज़रूरी है। तो आप एक बार इसकी कंडीशन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है निखिल, बेस्ट ऑफ लक। कंडीशन जरूर चेक कर लीजिएगा, लेकिन आप पिताजी से पैसे ले सकते हैं, बतौर गिफ्ट लेंगे तो टैक्स की कोई यहाँ पर किसी को भी टेंशन नहीं होने वाली है। मुंबई से एसपीजे ताराचंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने। मिस्टर ताराचंद, स्वागत है आपका। बताइए क्या है आपका सवाल? हाँ जी, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, 72 ईयर्स ऑफ एज। पहले तो मैं सीएनबीसी आवास को, प्रियंका जी आपको और ऑल टैक्स गुरुज को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं टैक्स रिटर्न फाइल करने में सक्षम हुआ हूँ। थैंक यू सर, हमें अच्छा लगा कि आपको हमारा शो अच्छा लगता है और आपको इससे फायदा भी मिल रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत फायदा मिला है, बहुत फायदा मिला है। अच्छा, मैंने 1975 और 2000 के बीच में कुछ शेयर खरीदे थे ब्रोकर से, जिसके लिए मेरे पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं है, और मैंने कुछ पब्लिक इशू में भी अप्लाई किए थे ड्यूरिंग सेम पीरियड। उससे भी मेरे को कुछ शेयर मिले थे, उसका भी कोई एडवाइस, खास कोई अलॉटमेंट एडवाइस मेरे पास नहीं है। तो मेरा सवाल यह है कि अगर मैं इसके लिए मैं ये शेयर कभी बेचे नहीं इतने सालों में, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं ये शेयर बेचूं तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट प्राइस क्या लेनी चाहिए। और मेरा दूसरा सवाल यह है कि 2000 के पहले तो एससीडी कोई चार्ज था ही नहीं, तो मैंने एससीडी भरा नहीं है, तो इसके लिए क्या मुझे कोई एडिशनल टैक्स भरना पड़ेगा? ठीक है, बेसिकली ऐसा होता है कि जहाँ तक एक तो मुझे समझ आ रहा है, आपके जो ये शेयर्स हैं ये शायद फिजिकल फॉर्म में आपके पास पड़े होंगे, क्योंकि आपने ये बहुत पहले खरीदे थे और आपने शायद इनको डीमैट में कन्वर्ट नहीं कराया, वरना आपको शायद उसका रेट पता होता। तो डीमैट में कन्वर्ट कराने के लिए जो लास्ट डेट थी वो काफ़ी एक्सटेंड होने के बाद अब फाइनली 1 अप्रैल 2019 की डेट है, और मुझे नहीं लगता इसके बाद ये डेट बढ़ेगी। तो आप पहले तो इसको डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करा लीजिए। दूसरी चीज़, जो आप कैपिटल गेन के लिए आप जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे वो जिस दिन आपने ये शेयर्स खरीदे थे उस दिन का प्राइस होगा, और जब आप इसको डीमैट में कन्वर्ट कराएंगे आपको वो प्राइस पता लग जाएगा। दूसरी चीज़ जो आपने पूछी कि आपने क्योंकि एसटीटी पे नहीं करा है तो क्या आपको एडिशनल टैक्स पे करना होगा, तो देखिए वैसे तो हाँ बिल्कुल, आपको जब आपने एसटीटी पे नहीं करा है तो आप जो कंसेशनल रेट ऑफ 10% है वो क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन सीबीडीटी ने कुछ एक्सेप्शंस दी हैं। तो आपका जो आईपीओ में आपने जो शेयर्स खरीदे हैं वो उस एक्सेप्शन में आते हैं, बट जो आपने पहले शेयर्स दूसरे वाले खरीदे थे वो शायद उस एक्सेप्शन में नहीं आएंगे। तो उन पे आपको जैसे नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है वैसे टैक्स देना होगा, और जो आपने आईपीओ में लिए हैं उस पर आपको ये कंसेशनल रेट ऑफ 10% आप इस पर टैक्स दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आईजी कटारा जी का ये सवाल है, अपने पिताजी के लिए ये सवाल पूछ रहे हैं। इनके फादर एक पेंशनर हैं, दवाइयों पर काफ़ी खर्च उन्हें करना पड़ता है, तो कटारा जी ये पूछ रहे हैं कि क्या दवाई पर जो इनके पिता खर्च कर रहे हैं उस पर कोई किसी तरह की टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। साथ ही में ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या इनके फादर कुछ राशि, अपनी पेंशन की कुछ राशि जो है परिवार के सदस्यों को दे सकते हैं ताकि टैक्स की देनदारी कम हो। देखिए, पहले तो आप अंडर सेक्शन 80D जो आप अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स के लिए 30,000 तक की छूट होती है, वो क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई खर्चा क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो आप 50,000 तक का खर्चा क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आप कोई खर्चा क्लेम नहीं कर पाएंगे। दूसरा सवाल आपका कि अगर वो आपको कोई राशि गिफ्ट करते हैं या लोन की तरह देते हैं तो क्या उस पर वो टैक्स बचा पाएंगे, तो देखिए ऐसा नहीं है। अगर वो गिफ्ट करते हैं तो आपके हैंड्स में वो एग्जेम्प्ट होगा क्योंकि आप रिलेटिव हैं, बट वो ऑलरेडी उस पर टैक्स दे चुके होंगे। और अगर वो आपको लोन की तरह भी देते हैं तो भी सेम चीज़ अप्लाई होती है कि वो उस पर टैक्स दे चुके हैं और आपको कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन अगर आप कोई इंटरेस्ट उनको पे कर रहे हैं तो उस पर उनको टैक्स देना होगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे। ब्रेक के बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के निवेश पर क्या एटीसी की छूट मिलेगी, जानते हैं आगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, मेरे साथ टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा बनी हुई हैं आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। नागपुर से मनसुख लाल सोनी जी से अब हम बात करेंगे। नमस्ते मनसुख जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कैसे मदद करें आपकी? नमस्ते मैडम, मैं सीनियर सिटीजन हूँ और फाइनेंशियल 2018-2019 में मैंने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसमें 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो
एटीसी का उसका बेनिफिट मिलेगा क्या, एक, और दूसरा जो उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें टीडीएस कटता है क्या? ठीक है मनसुख जी, ऐसा है कि आपको बेनिफिट जो एटीसी के अंडर मिलता है वो बिल्कुल मिलेगा, लेकिन आपने 15 लाख इन्वेस्ट करे हैं और जो एटीसी की लिमिट है वो टोटल 1,50,000 ही है, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। और इस पर टीडीएस कटता है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए जो 50,000 की लिमिट है अंडर सेक्शन 80 टीटीबी उसके ऊपर कटता है। अगर आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 50,000 से कम है तो आप वहाँ पे एक फॉर्म दे सकते हैं, फॉर्म 15H, तो वो एक नॉन डिडक्शन के लिए फॉर्म होता है, तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अगर 50,000 से ऊपर है इंटरेस्ट और आपकी जो टैक्स आपका जो बनता है ऑन एस्टिमेटेड टोटल इनकम वो निल नहीं है, तो आप ये फॉर्म नहीं दे पाएंगे। थैंक यू सो मच गौरी, आपने वक्त निकाला सीएनबीसी आवाज़ के लिए, टैक्स गुरु के लिए। टैक्स गुरु में हम लेंगे इजाजत। आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं ईमेल के जरिए tax@moneycontrol.com पर। सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें, ताकि सवाल में अगर कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो हम आपसे संपर्क कर सकें। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।